नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 28 फरवरी है और आज के इतिहास का सेक्शन हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज क्या क्या पढ़ेंगे तो इसका एक झलक पहले देख लेते हैं। तो आज नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके पीछे कारण क्या है, सीबी रमन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आज ही के दिन पहला खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वार आज के दिन समाप्त हो गया था। आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के प्रख्यात संगीतकार रविंद्र जैन का जन्म हुआ था। उसके बाद 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जी का निधन हो गया था। 28 फरवरी 1572 को उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का निधन 1936 में हो गया था, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। और फिर अंत में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल। कब? 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को ही जो है सीबी रमन के द्वारा, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ये अपना इनका जो खोज था, जिसको कि रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, रमन प्रभाव या फिर रमन स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मॉडिफाइड स्कैटरिंग भी इसको कहा जाता है, उसका पब्लिकेशन इनके द्वारा किया गया था 28 फरवरी 1928 को। और उसी के कारण, क्योंकि एक बहुत बड़ा खोज था और इनके इस खोज के कारण देखिए 1928 में इनका जो है ये खोज पब्लिश हुआ और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है 5 क्षेत्रों में, उसमें से एक फिजिक्स भी है। नोबेल जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनकी जितनी संपत्ति थी इन्होंने एक बिल पेपर के जरिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी के नाम कर दिया था। और उसी के द्वारा बाद में एक घोषित किया गया कि जो है हर साल जो विज्ञान है, कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को हर साल जो है, विज्ञान के अलावा इकोनॉमिक्स भी है, शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। उसी के बाद से यही अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के जो जमा राशि है, उसी से जो इनकम होता है, उसी से ये प्राइस दिया जाता है। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और उसके बाद भारत में इनको भारत रत्न में भी मिला 1954 में। आपको पता है भारत रत्न जो है का स्थापना भी 1954 में ही हुआ था पहली बार। और भारत रत्न जो है सिविल अवार्ड में, यानी नागरिक सम्मान में सर्वोत्कृष्ट अवार्ड माना जाता है। और पहली बार ये जो किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया, फर्स्ट टाइम, वो थे 3 व्यक्ति, जिनमें एक भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीबी रमन और तीसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इनके साथ बहुत सारा जो है विवाद भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो है इनका नेहरू जी के साथ, जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके साथ इनका जो है कुछ जमता नहीं था। उनके नेहरू जी का जो साइंस पॉलिसी था, विज्ञान को लेकर के जो नीतियां थी, उनसे जो है ये सहमत नहीं थे। इनके विचार से जो है भारत में जो विज्ञान पॉलिसी और विज्ञान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। ये सरकारी इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी जो है उस तरह का फुल फ्रीडम नहीं दे सके। इनके वजह से सीवी रमन और नेहरू जी में बन नहीं पाया। कहा जाता है कि एक बार 1948 में जब रमन इंस्टीट्यूट जो चेन्नई में है, उसमें एक नेहरू जी गए थे, तो उनका जो है खुलेआम इन्होंने मजाक उड़ाया। और उस मजाक में क्या था कि अल्ट्रा वायलेट रे के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया था कि कॉपर के ऊपर इतना अल्ट्रा वायलेट रे डाला जिससे वो काफ़ी चमकने लगा। और नेहरू जी को ये धोखा दे दिया गया कि उनको लगा कि ये जो है सोना है। इसके बाद इन्होंने मजाक के तौर पे नेहरू जी को कहा था कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट
गोल्ड। उसके अलावा उसी दिन, उसी नेहरू जी के उसी यात्रा के दौरान उन्होंने पेश किया, नेहरू जी ने पेश किया कि जो है इस इंस्टीट्यूट के लिए और यहाँ पे जो प्रयोग किए जाएंगे लेबोरेटरी हैं उनके लिए सरकार फंड देना चाहती है। तो सीवी रमन ने ये कह करके मना कर दिया कि आई सर्टेनली डोंट वांट दिस टू बिकम अनदर गवर्नमेंट लेबोरेटरी। ये कह के मना कर दिया कि हम इसको जो है एक और सरकारी लेबोरेटरी बनाना नहीं चाहते हैं और ये इंडिपेंडेंट रूप से ही काम करेगा। तो इस तरह से इनका मुखर, ऐसा कहा जाता है इन्होंने जो भारत रत्न इनको जो मिला था उसको हथौड़ी से ले चूर दिया था। इनका जो खोज था ये रमन इफेक्ट, ये जो रिलेटेड है लाइट से संबंधित है। आप जैसे पढ़े होंगे 9th 10th में जो अपवर्तन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन और परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन जैसा कि जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है, उसी में से था ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित था। लाइट जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन है उसी से संबंधित था। इस इफेक्ट का खास करके मेडिकल साइंस में काफ़ी उपयोग अभी जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है आज ही के दिन जो है प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वार का जो है एंड हो गया। ये शुरुआत कब हुई थी तो उसके बारे में थोड़ा शुरुआत के बारे में जान ले, तभी तो एंड के बारे में आप जान सकते हैं। आपको पता है 2 अगस्त 1990 को इराक के जो तत्कालीन तानाशाह थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कुवैत पे आक्रमण कर दिया और 2 दिन के अंदर अंदर कुवैत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक वैसा ही है जैसे रसिया ने अभी यूक्रेन पे आक्रमण किया हुआ है। हालांकि चूंकि कुवैत बहुत छोटा था इसलिए 2 दिन में संभव हो गया कि वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके और वहाँ की सरकार को हटा दिया। लेकिन यूक्रेन एक बहुत बड़ा, भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा कंट्री है और बड़ा ही नहीं, जो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा, और यूक्रेन जो है यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा कंट्री है। तो इसको आज 4-5 दिन होने जा रहा है और अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आ पाया है, कंक्लूजन पे ये युद्ध नहीं पहुंच पाया है। उसी तरह से कुवैत ने अटैक कर दिया था, इराक ने अटैक कर दिया था कुवैत पे, और ये जो है 26 फरवरी 1991 को ये जो है 2 अगस्त 1990 से लेकर 26 फरवरी 1991 तक ये ऑक्यूपाई किए हुए रहा। ध्यान रखिएगा, ये 26 फरवरी 1991 के सद्दाम हुसैन ने अपनी सेनाओं को मैसेज भेजा, रेडियो पे एड्रेस किया कि आप लोग जो है कुवैत को छोड़ दीजिए और वापस आ जाइए। ये डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया गया सद्दाम हुसैन को। किस तरह से बाध्य किया, आइए यहाँ समझते हैं। जब ये हो गया कि जो है कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया, तो 3 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सेम एकदम एनालॉग अगर मिलाइएगा तो जो घटना अभी हो रहा है वही घटना उस समय भी हुआ था। अभी भी आप सुने होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बैठक हुआ, उसमें रूस ने वीटो कर दिया, भारत और चीन उसका बाइकआउट किया, यानी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उस समय भी बैठक हुआ था और रिजोल्यूशन नंबर 660 पास किया गया। हालांकि उस समय जितने भी कंट्री थे, चाहे वो 5 परमानेंट मेंबर हो और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो, सारे कंट्रीज ने समर्थन के साथ जो है इसको इराक पे दबाव बनाने का रिजोल्यूशन लिया और उसमें अपना सहमति प्रदान किया। और इस तरह से यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों के जो सैनिक थे उनको संगठित करके और वहाँ अभियान शुरू किया गया। तो जो पहला जो टर्म अभियान का जो पहला पीरियड था 2 अगस्त 1990 से 17 जनवरी 1991 तक, इसको कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। इसका मतलब क्या, शील्ड का मतलब एक सुरक्षा। तो इसमें जो है जितने सैनिक थे उनको उतार दिया गया कुवैत के चारों तरफ कि जो है ये इराकी सैनिक अब अपना एडवांसमेंट रोक दें, यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया रोक दें। और उसके बाद 17 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी जब तक कि गल्फ वार खत्म ही नहीं हुआ एक प्रक्रिया, तो हालांकि 26 फरवरी को ही शुरू हो गया था, लेकिन 28 फरवरी को फाइनल डिक्लेयर किया गया और उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। यानी
17 जनवरी 1991 तक जो ये 35 यूनाइटेड नेशन की के द्वारा ऑथराइज्ड जो सेना थी वो बिल्डअप अपना तैयार किए, यानी वो जुटाए, अपना रसद सामग्री लाए, अपना हथियार लाए, और उसके बाद 17 जनवरी से लेकर के देखिए एक करने का मतलब क्या होता है ना, बिल्डअप करने का मतलब कि डर से ही इराकी सेना हो सकता है कुवैत से वापस चले जाए कि इतना सेना आ गई है, हमको तो हर हाल में भागना ही है। लेकिन अब जब इराकी सेना नहीं मानी तो 17 जनवरी से जो है बम्बार्डिंग शुरू हो गया, मारधार जो है अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया, और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और इस तरह से जो है पहला गल्फ वार यानी पहला खाड़ी युद्ध खत्म हुआ, और फिर से कुवैत एक जो है स्वतंत्र और सोवरिन कंट्री के रूप में उदय हो गया। नेक्स्ट है कि 1572 यानी 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जी का निधन हो गया था। यहाँ पे ध्यान रखने बात, राणा उदय सिंह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके बाद वाले और इनके पहले वाले हैं, इनके बारे में जानिएगा तभी आप उदय सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में तो आपको पता ही है, पढ़े होइएगा कभी, इनके बारे में हम कभी अलग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। उदय सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था राणा सांगा, आप नाम सुने होंगे राणा सांगा। ये राणा सांगा वही हैं जो भारत पर जब बाबर आक्रमण कर रहा था और लोदी वंश के जो उस समय रूलर थे, लास्ट जो रूलर थे लोदी वंश के, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपको पता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। तो उस युद्ध में ये राणा सांगा जो उस समय मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था, और इनको पता था, ऐसा ये आशा किए थे कि बाबर जो है दिल्ली में ये जो है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये वापस चला जाएगा, और जब ये लोदी वंश कमज़ोर हो जाएगा तो हम फिर दिल्ली पर जो है आक्रमण करके और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, और एक तरह से जो है दिल्ली का जो है बॉस बन जाएंगे और पूरे भारत पे राज करेंगे। इनका कैलकुलेशन ये था, और इसीलिए इन्होंने जो है इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से बाबर का समर्थन ही किया था। अगर समर्थन नहीं भी किए थे तो ये ऐसा नहीं था कि इनको इस ग्राउंड पे भी राणा सांगा को सपोर्ट करना चाहिए लोदी वंश का, कि बाबर जो है ये आक्रांता है और लोदी वंश का जो शासक है वो पहले से ही रूल यहाँ कर रहा है। तो एनीवे जो बाबर पहले से ही कितना बर्बर था वो सबको मालूम था, तो इन्होंने विरोध न करके और जो है उसको सहायता दिया। लेकिन जो राणा सांगा का कैलकुलेशन था वो गलत साबित हुआ, और ठीक 1526 के बाद 1527 में एक युद्ध होता है जिसका नाम हो खानवा का युद्ध, और इसी खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और यही राणा सांगा के बीच होता है, और इसमें राणा सांगा को बुरी तरह से बाबर हराता है, और इस तरह से राणा सांगा का निधन हो जाता है। तो अब आते हैं इसके बाद राणा सांगा के बाद जो मेवाड़ के शासक बने वो थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी, इसके बाद जो शासक बने थे वो रतन सिंह। राणा सांगा के बाद उनके सबसे बड़े बेटे थे, इनके 3 बेटे थे, रतन सिंह, विक्रमादित्य सिंह और एक यही उदय सिंह। तो इन तीनों में सबसे बड़े रतन सिंह थे, तो रतन सिंह वहाँ के शासक बने, और ये 1528 से 1531 तक जो है शासक रहे। इसके बाद जो है विक्रमादित्य सिंह शासक बने, ये जो है 1540 तक शासक बने रहे, और 1540 में फिर यहाँ जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने, और उदय सिंह के द्वारा ही उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करते थे चित्तौड़, और उदय सिंह ने उसको ट्रांसफ़र करके हटा करके कहाँ लाया, उदयपुर। इसीलिए उदयपुर शहर का जो स्थापक जो भी है ये उदय सिंह को ही
माना जाता था। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप और इनका जन्म उसी समय हुआ था जब उदय सिंह जी जो मेवाड़ के राजा बने थे, यानी 1540 ईस्वी में। और यही महाराणा प्रताप बाद में जब उदय सिंह का मृत्यु हो जाता है 28 फरवरी 1572 को, तो 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो है 18 से 20 रानियां थी इनकी, और उसके बाद इनकी टोटल जो है 24 पुत्र थे। नेक्स्ट आज देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका मृत्यु आज ही के दिन 1936 को स्विट्जरलैंड में एक बीमारी जिसका नाम टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने के दौरान 28 फरवरी 1936 को हो गया था। इनका जन्म 1 अगस्त 1899 को हुआ था और मृत्यु 28 फरवरी 1936 को के। इनके पिताजी जो थे वो कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था जवाहर मल अटल कौल, और इनकी माता जी का नाम राजपति था। ये जो है ओल्ड दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं, वहीं के रहने वाले थे। और इनको जो 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई जवाहरलाल नेहरू के साथ। और 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी, जो कि बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ 1917 में। हु लेटर सक्सीडेड हर फादर एज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस पार्टी के एक तरह से समझिए तो कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स थे। जो नेहरू जी चाहते थे वही वो करते थे। और उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो नेहरू जी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंटशिप है यानी अध्यक्षता भी खुद ही करते थे, ताकि पार्टी का जो ये मतभेद न हो जाए कि सरकार कुछ सोच रही है और पार्टी कुछ सोच रही है। बाद में इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस का चेयरमैन भी बनी, कांग्रेस का अध्यक्षता की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, और फिर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। जो कमला नेहरू थी, 1920 में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा 1931 में जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सभी नए नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जो खास करके लिकर का विरोध करते थे, फॉरेन क्लॉथ्स का विरोध करते थे। अपना इनका जो भी महिलाएं होती थी उनका ग्रुप बना करके, एक बार कहा जाता है का एक इंसिडेंट है कि ये असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया, उस समय जब उनको एक प्लेग्राउंड में, एक मैदान में भाषण देने जाना था। और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच था वो जाकर के उनके प्लेस पे डिलीवर की, उनके जगह पे डिलीवर की। और इसके बाद से अंग्रेज़ों के आँख में ये खटकने लगे। इनको आज़ादी की लड़ाई के समय जो है कुल मिलाकर के 2 बार इनको भी जेल में डाला गया। सी वाज दस आर दो बार इनको जो है जेल में डाला गया। ये जो है सरोजिनी नायडू के साथ काफ़ी मिली जुली रहते और सरोजिनी नायडू के साथ रह करके काम करती थी। अब 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये जान लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और अपने कॉलेज लाइफ के समय से ही ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित थे, काफ़ी एक्टिव थे। और गांधी जी की खास करके विचारधारा से ये काफ़ी प्रभावित थे। और इन्होंने गांधी जी के साथ साथ जो है 1920 में जो
असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय से ये भारतीय राजनीति और कांग्रेस के प्रमुख सदस्य बन गए। भारत में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ये फार्मूला बनी, उस समय भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मंत्री के तौर पे काम किए थे। उसके अलावे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जो बनी, जिसका कि काम था भारत के संविधान का निर्माण करना, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने ही काम किया। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जो है भारत की संविधान सभा मिली थी, यानी उसका पहला जो सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद से 9 दिसंबर की अध्यक्षता जो किए थे वो सच्चिदानंद सिंह थे, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट जो है एक तरह से चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। और इसी के बाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद भारत जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, और उसके बाद 51-52 में जो है चुनाव हुआ, जो पहला आम चुनाव जिसको कहते हैं 1951-52 में हुआ था। और वहाँ पे उस समय से यानी ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे काम किए, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 टर्म लगातार 2 टर्म काम किए, और ये 1950 से 1962 तक। यहाँ पे देखिएगा तो आपको लग रहा होगा 1950 से 62 तो ये तो 12 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए अब भारत का संविधान तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को ही, लेकिन चुनाव लोकसभा चुनाव कब हुआ 51-52 में। तो इस दिन अब जैसे ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, तो उसी समय से जो पहले हेड ऑफ स्टेट हुआ करती थी ब्रिटेन की महारानी, उसी समय से भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है ब्रिटेन की महारानी न होकर के यहाँ के राष्ट्रपति को होना था। तो राष्ट्रपति तो चाहिए ही चाहिए था, तो राष्ट्रपति उस समय यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर जब चुनाव हुआ तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं भारत में, सभी के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं उनके मतदान के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो ये टोटल 12 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।